नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही बात होगी बुरहानपुर की, जहां तेज आंधी और हवाओं के कारण केले के फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बालाघाट जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर और ईवीएम मशीन पर प्रतिबंध सहित लंबित मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए सड़क से गुजरने वाले वाहनों को धक्का देकर महंगाई के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और जमकर नारेबाजी की। बाद में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में काफी समय तक माहौल तनावपूर्ण और भीड़भाड़ वाला बना रहा। मैं नर्मदा नागवंशी, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की संभागीय प्रभारी, और आज जो हमारा ये 3 चरणों में आज हमारा अंतिम चरण चल रहा है। पहला 12 मई को हमारा लालटेन भेंट, 20 मई को चूल्हा जलाओ आंदोलन हमारे रसोईया बहनों के साथ बहुत बड़ी अनियमितता चल रही है। हम उस मुद्दे को भी सामने ला रहे हैं। और 21 मई को आज जो हमारा ये धक्का आंदोलन, डीजल पेट्रोल की कीमतें यानी मतलब इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे आम लोगों के लिए वो अब दूभर हो गया है गाड़ी चलाना। तो वो धक्का मार के यानी मतलब कि उसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे साथ में कितना बड़ा अन्याय, अत्याचार और इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने वाला मामला है। एक बात और मैं कहना चाह रही हूँ कि ईरान अगर हमको भारतीय मुद्रा पर अगर तेल देने के लिए तैयार है, डीजल पेट्रोल देने के लिए तैयार है, तो इस देश की सरकार कैसी है कि जो भारतीय मुद्रा में उस डीजल पेट्रोल को खरीदना नहीं चाहती और यानी मतलब कि उसके दाम बढ़ा रही है। ये महंगाई बढ़ जाने से हमारी आम जनता जो रोज यानी मतलब कि जो जीने के लिए, जो पेट के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, उनके ऊपर भारी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वो उनको कहीं पर भी आने जाने के लिए जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं उनके पास में ये, और ज़्यादातर यानी जो देश की जनसंख्या 85% जनसंख्या पर इसका प्रभाव पड़ता है। और जो मुट्ठी भर 10% लोग इस देश में जो शासन करते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं पड़ता और वो एक बार कीमतें बढ़ा देते हैं, बढ़ी हुई कीमतें चलती रहती है, हमारी जनता चक्की में पिसती रहती है। करीमखेड़े बहुजन मुक्ति पार्टी लोकसभा प्रभारी, सिवनी और बालाघाट जिले का प्रभार है मेरे पास। आज जो दे धक्का आंदोलन हुआ, वो जो बढ़ती कीमतें थी डीजल और पेट्रोल की, उसके विरोध में हमारे संगठन ने पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि आने वाले समय में लोगों को गरीब करने के लिए, किसानों को गरीब करने के लिए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया जाए, जिससे लोग बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी आ जाएगी। क्योंकि हर चीज़ महंगी होगी, डीजल से रिलेटेड है ना, हर चीज़ रिलेटेड है। तो ये जो है सोची समझी साजिश, यानी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, वरना ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना ही नहीं था। क्यों बढ़ते, क्या कारण था? लेकिन ये ज़बरदस्ती कुछ भी करेंगे, कहीं ईरान पर हमला करेंगे जिससे जहाज़ की आवाजाही बंद हो जाती है। तो ये मिला जुला मामला है। लोकतंत्र के चारों पिल्लरों पर ब्राह्मणों का राज हो गया, तो क्या भारत में लोकतंत्र है लागू? वो तो ब्राह्मण तंत्र में तब्दील हो गया। तो ये बात बोलने से हमें लोग बोलते हैं यार तुम ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हो। अरे तो ब्राह्मणों का कब्जा हो गया तो किसको बोला जाएगा? राज तो उनका है ना। इसीलिए ये ब्राह्मण राज कायम हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। अगर ब्राह्मण अपने उसमें नहीं आए तो आने वाले समय में जन आंदोलन होगा और उसका जवाबदार केवल ब्राह्मण होगा। अभी ये तीसरा चरण था हमारा, एलपीजी के खिलाफ में हुआ, स्मार्ट मीटर के खिलाफ में हुआ, तीसरा चरण डीजल पेट्रोल के दाम में हुआ। अभी ये बहुजन मुक्ति पार्टी फ्लो में आ गई। आप पंजाब में देखिए, ईवीएम मशीन से चुनाव कराते हैं तो इन लोगों का जो है तो पूरा बहुमत हो जाता है। और जब ईवीएम से चुनाव नहीं होता, अभी वर्तमान में पंजाब में क्या हुआ, पूरा 1142 पर जमानत जब्त हो गई बीजेपी की। और बहुजन मुक्ति पार्टी ने खाता खोला है नगर निगम में। आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश पर राज करेगी। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र में आज सुबह तेज आंधी और हवाओं के कारण केला फसल को भारी नुकसान हुआ, जिससे दापोरा, चापोरा, बखारी, खामनी, धामनगांव सहित
6 से अधिक गांव के खेतों में खड़ी फसलें गिरकर बर्बाद हो गईं। पिछले 7 दिनों में ये दूसरी बार है जब प्राकृतिक आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इससे पहले 24 मई को भी लोनी, हथनूर और नागुलखेड़ा क्षेत्र में तेज हवाओं से केला फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। लगातार हो रहे इस नुकसान से किसानों में भारी चिंता और नाराजगी है और वो मध्य प्रदेश सरकार से 100% मुआवजा, प्रभावी फसल बीमा योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। देवास में आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर मक्सी बाईपास स्थित रेती मंडी के पास नाकाबंदी कर एक ऑल्टो कार को रोका, जिसमें चालक के पास से 10 पेटी देशी प्लेन शराब, 1 पेटी मसाला और 3 बियर कैन सहित कुल 135 वर्ग लीटर अवैध शराब बरामद की गई। यह शराब इंदौर की ओर से देवास के रास्ते परिवहन की ओर जा रही थी। जब्त शराब और वाहन की कुल कीमत लगभग 2,05,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें यह भी पता लगाया जा रहा है कि शराब किस दुकान से लाई गई थी और कहां पहुंचाई जानी थी। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव सहित विभाग की टीम मौजूद रही। आबकारी देवास द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं हमारा सहायक आबकारी महोदय के निर्देश पर लगातार आबकारी द्वारा अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। उसी कड़ी में आज हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक अल्टो कार है जिसका नंबर MP04C7390 है। ये इंदौर जेल चौराहे तरफ से इधर मक्सी रोड की तरफ आने की सूचना मिली थी। उसी कड़ी में हमने रेती मंडी का यहाँ पे नाका लगाकर इस वाहन को रोका, जिसमें एक व्यक्ति चालक बैठा हुआ था। फिर उसकी तलाशी लेने पर हमें 11 पेटी देशी मदिरा एवं 3 पेटी बियर कैन बरामद हुई, जो कि कुल 135 लीटर देशी विदेशी शराब है। तो इस उक्त शराब की कीमत लगभग 2,05,000 के करीब है। अब इस आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आगे इस प्रकरण में इस शराब को कहाँ से लाया है और कौन व्यक्ति इसमें संलिप्त है, उसकी भी जांच की जाएगी। सर, ये आरोपी कहाँ से ये शराब को कहाँ पर ले जा रहा था? अभी इसका उससे पूछताछ में पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया पूछने पर यह है कि राजपुरा गांव है, यहाँ पे विजयगंज मंडी रोड के इस तरफ, वहाँ का निवासी है। अब इसमें कौन कौन लोग हैं पूछिए। सर, इसको कहाँ से अभी पकड़ा, घेराबंदी करा आपने? ये रेती मंडी के वहाँ पे जो है मक्सी बाईपास पे, जैसे भोपाल बाईपास और मक्सी बाईपास के बीच में रेती मंडी की है, वहाँ पे हमने नाका लगा इसको रोका। ये एक व्यक्ति, इसके पीछे कोई अन्य लोग भी है सर इसमें आपने पकड़ा? हाँ, अन्य लोग हो सकते हैं। अभी पूछताछ करेंगे, उसके साथ किसका शराब गाड़ी, वाहन मालिक का भी पता करेंगे, वाहन मालिक कौन है और उसमें कौन कौन है, कहाँ से लाया, उसके खिलाफ भी जानकारी लेके कार्रवाई करेंगे। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। इटावा में एक महिला द्वारा अपने ही विरोधियों को फंसाने के लिए रची गई कथित झूठी किडनैपिंग साजिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सरिता नाम की महिला ने सैफई मेडिकल कॉलेज से लौटते समय अपने अपहरण और नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने पुराने विवादियों को नामजद किया था। मामला गंभीर होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर एसओजी सर्विलांस और लवेदी पुलिस की संयुक्त टीम ने जाँच शुरू की। जाँच में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से ये सामने आया कि घटना के समय आरोपी बताए गए लोग मौके पर मौजूद ही नहीं थे और इसके बाद पुलिस ने पाया कि ये पूरी घटना सरिता और उसके सहयोगी अमरपाल यादव दौरान पुरानी रंजिश के चलते रची गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दादौरा पुलिया और सफाई क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया और किडनैपिंग की धाराओं को हटाकर फर्जी रिपोर्ट और साजिश से संबंधित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। दिनांक 27/5/2026 को थाना लवेदी पे एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उसके 4 जानने वालों ने 2 अज्ञात लोगों के साथ मिलके उसको धोखे से गाड़ी में बैठा लिया और रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला के उसको मरने के लिए सुनसान जगह पे छोड़ के चले गए। इस महिला के तहरीर के आधार पे थाना लवेदी पे FIR पंजीकृत किया गया। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध होने पे इसमें पुलिस ने सर्विलांस की मदद से, एसओजी की मदद से, साइबर सेल की मदद से पूरा गहराई से जांच पड़ताल किया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये महिला अपने सहयोगी जिसका नाम अमरपाल है उसके साथ मिलके एक षड्यंत्र के तहत इसने अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको फंसाने के लिए ये FIR पंजीकृत कराया है। पूरे जांच पड़ताल के बाद ये प्रकाश में आया कि ये महिला का उन 4 व्यक्तियों के साथ जो भी उनमें पैसे का लेन देन का मामला प्रकाश में आया है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ये तथ्य आया है कि इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत 4 लोगों को फंसाने का प्रयास किया है। अतः इस मामले में इन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है
आईपीसी की बीएनएस की धारा 61(2), 231 और 319(2) के तहत इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। किशनगंज जिले के लारा चौक स्थित फुलवारी गांव में कैसर आलम की कथित तौर पर उनके ही कुछ दोस्तों द्वारा साजिश के तहत हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार कैसर आलम को सुनियोजित तरीके से बुलाकर विश्वासघात करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे यह मामला सामान्य विवाद नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित हत्या प्रतीत होता है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश और शोक का माहौल है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या है इस मामले में पूरा? इस मामला में हमको नहीं लग रहा है कि उसको मार के फेंका होगा, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा गैंग का आदमी है। वो लोग बहुत बड़ा गैंग का आदमी है। वो लोग बात निकालना नहीं चाहता है पूरा गैंग का, इसलिए वो लोग बता नहीं रहा है। हम छानबीन किया जाए अच्छे तरीक़ा से, या जो भी कुछ भी है, मारा या नहीं मारा, हमको तो अपना भाई चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा, हमको भाई का ये चाहिए, बॉडी चाहिए, चाहे जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए। ये प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे जिंदा या मुर्दा जो मतलब ये आप मान रहे हैं कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो सरकार दावे कर रही है कि पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, तो अगर 2 बजे कोई व्यक्ति बाहर घूम रहा है तो पुलिस को तो पूछना चाहिए था कि भाई आप कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये तो पुलिस की लापरवाही है कि रात मतलब किशनगंज पुलिस की भी लापरवाही बरती है जी, बिल्कुल। कोई भी इंसान 2 बजे रात को क्यों घूमने के लिए निकलेगा? क्यों घूमने के लिए? तो प्रशासन को तो ये जानना पड़ेगा ना। चौक चौराहे पे हर जगह भी पुलिस होती है, हर जगह पे। जब गाड़ी निकला यहाँ से तो उसको तो पूछताछ करना पड़ना ही है ना कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है, क्या, वो सब तो प्रशासन का ही हाथ है। तो आपको लग रहा है कि ये घटना जिस दिन लेके गया था उसी दिन उसका मर्डर हुआ, जो भी हुआ? हिसाब से वो बता रहा है, जो क्रिमिनल है अकमल, वो बताया कल प्रशासन के सब सुनने में मिला कि वो बोल रहा है कि हम बोले उसको 3 बजे के करीब उसको मार के बोले वहीं पे फेंक दिए, मार के फेंक दिए हैं, ये बोला है। ये बोला, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि वो मार के फेंका होगा, कि उसके पीछे और भी वो पूरा गैंगस्टर है, उसका पूरा टीम, मतलब बहुत बड़ा गैंग काम करता है, पूरा बहुत बड़ा गैंग काम करता है। वो अपना गैंग को बचाने के लिए बोल रहा है कि इसको मार के फेंक दिए हैं। ठीक। कैसर की जो हत्या हुई है, क्या कभी किसी से दुश्मनी वगैरह थी? उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो बहुत सीधा साधा लड़का है। ये हम लोग नहीं, पूरा गांव समाज जानता है कि वो कितना सीधा लड़का है। सब कोई जानता है वो बहुत सीधा साधा लड़का है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कुछ नहीं है। जो क्राइम किया है, इस घटना को अंजाम दिया है, क्या वैसे वो लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत संगत में है, नशा करता हो, स्मैकर हो? क्रिमिनल ही है, क्रिमिनल है। ये किया है वो लोग क्रिमिनल है। वो लोग का क्रिमिनल हिस्ट्री देखिएगा तो बहुत सारा क्रिमिनल लोग के पास केस भी है अभी तक, बहुत हाफ मर्डर भी है, बहुत सारा केस है लोग के पास। वो लोग का क्रिमिनल हिस्ट्री भी बहुत पुराना है, मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री है। और ये साजिश के तहत आपके जो उसको घर से बुलाया गया जिस हिसाब से रात में 2 बजे उसको घर से बुलाने के बाद उसके 10 मिनट फ़ोन ऑफ कर दिया उसके बाद से उसका आज 11 दिन तक कुछ पता नहीं चला। कल जाके पुलिस प्रशासन बताया कि कॉल डिटेल के हिसाब से कि अकमल नाम का कोई व्यक्ति है, उसने उसे किडनैप किया है, तब जाके उसे गिरफ्तार किया गया है। तो कल गिरफ्तार किया गया है, कल से लेके आज तक, आज 12 बज गए अभी तक, लेकिन एसडीआर की टीम अभी तक नहीं आई है। उसको एसडीआरएफ नहीं आई और बॉडी की अभी छानबीन नहीं हुई है, अभी तक कुछ नहीं छानबीन हुई है। कल ही बता दिया गया है कि हम लोग यहाँ पे उसको मार के फेंक दिए हैं, लेकिन अभी तक एसडीआरएफ की टीम नहीं आई है। ठीक। मामला है आपके यहाँ? मामला ये है कि इनको 2 बजे रात में फ़ोन आया था सर, ठीक है। 2 बजे रात में उनको बुलाया गया, बाहर बुलाया, उनके पास उसको लेके गया। फ़ोन आया था 2 बार उनके पास। फ़ोन ले आने के बाद वो बोला कि मैं आ जाऊंगा आधे घंटे में, प्लेटफॉर्म से आ रहा हूँ, ठीक है, गेट खुला रखना। तो उसके बाद फिर वो तुम्हारा भाई घर पे रात को गया है घर से? रात में गया 2 बजे। अच्छा, फ़ोन आया था उनको पहले। कौन बुलाने वाला व्यक्ति लोग कौन थे वो लोग? बुलाने वाला अकमल नाम है उनका सर। अच्छा जी। क्यों बुलाया प्लेटफॉर्म? बस उनको बताया कि प्लेटफॉर्म से आ रहे, चाय वो पी करके, ठीक है, फिर आ जाए। 2 बजे रात को चाय पीने आता है? 2 बजे रात में ऐसे ही उनको जैसे फ़ोन आया था उनको वैसे ही बता रहे सर, ठीक है। उनको लेके गया, उनके पास से वो घर आया नहीं वापस। 10 मिनट में उसका फ़ोन भी ऑफ हो गया था, जब से फ़ोन। और आज से 11 दिन हो गए उनका। तो वो जो 10 मिनट में, मतलब वो जाने के 10 मिनट बाद फ़ोन ऑफ हो गया, तब आप लोग छानबीन नहीं किए? छानबीन कर रहे थे सर। जो अकमल नाम का व्यक्ति बुलाया था तो उसको पूछे नहीं कि मेरा भाई कहाँ गया? ये उनको पूछे थे, फ़ोन भी किए थे, बोला कि मेरा साथ नहीं है, हम तो कोई दूसरे जगह पे आए हुए हैं, ऐसे वो बता रहा था। तो तुम बोले नहीं कि भाई जब तुम ही बुला रहा था ना? उसको बोलने से हमको डरा रहा था वो कि तुम्हारा साथ ऐसा करेंगे, ऐसा गलत सिचुएशन दे रहे हो तुम लोग, ठीक है, ऐसा बोल रहा था हम लोग को अकमल। अच्छा, सीधे धमकी दे रहा था? जी, धमकी दे रहा था वो। क्या कोई पहले कोई जाति दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी तो उससे कुछ भी नहीं था सर।
दुश्मनी बिल्कुल भी कुछ नहीं था उसके साथ, सीधा साधा बच्चा है, ठीक है, अपना काम करता था, घर पे रहता था, बस हो गया। कोई ज़मीन वमीन का विवाद? नहीं, जमीन उमीन कुछ भी नहीं, कोई मामला नहीं था उनके साथ। दोस्ती कब से थी तुम्हारे भाई का और अकमल का? दोस्ती तो बहुत पहले से था, उठना बैठना था। कितना टाइम से? कितना टाइम से? गांव समाज का लड़का है। कितना टाइम पहले से दोस्ती थी? ऐसे करीबन 2-3 साल से होंगे। 2-3 साल से दोस्ती थी। जी। और उसके बाद जब मामले की कैसे पता चला कि वो आपका भाई अब जो है उसको मार दिया गया है? पता, हम लोग पुलिस एफआईआर किए थे। हाँ। पुलिस एफआईआर करने के बाद पुलिस वाले पूरा हिस्ट्री निकाला उसका, कॉल डिटेल हर चीज़ उसका है, रिकॉर्डिंग हर चीज़ है उनका। तो रिकॉर्डिंग में बताया, हम लोग को कल बताया कि ऐसा बात है, कौन है अकमल? अकमल है, गांव समाज का ही है। बोला ठीक है पकड़ो। पुलिस वाले फिर आया, कल हम लोग उसको पकड़वाए थे। पकड़वाने के बाद उनको फिर पुलिस वाले बोला, तो उसने बताया कि हाँ ठीक है, हम ही उसको पूछा कि लड़का जिंदा है या तुम मार के फेंक दिए है कि नहीं है, तो उसने बता रहा कि उसको मार के फेंक दिया। जी, ऐसा ही है। मार के कहाँ फेंका? मार के मालंदा में। मान नदी बताया। जी। तो पुलिस क्या इस मामले में छानबीन के बाद बॉडी की बरामद हुई है अभी तक? अभी तक तो नहीं हुई सर, अभी कुछ भी नहीं, अभी तक निकला भी नहीं वो लोग छानबीन के लिए। गिरफ्तारी क्या बजे हुई है उसकी? गिरफ्तारी 5 बजे हुआ था शाम में। और पुलिस को कब जानकारी मिली कि भाई मार दिया गया है? पुलिस को उसी टाइम आधे घंटे के बाद, आधे घंटे में बता दिया गया। और तक उनको कंफर्म हो गया था कि हाँ, तो मगर अभी तक एसडीआरएफ की टीम छानबीन के लिए नहीं आई? अभी कुछ भी नहीं सर। तो आप लोग बात नहीं किए यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं? बस बता रहा है कि तैयार हो रहे, निकल रहे, कागज तैयार कर रहे, वो कर रहे, बस ऐसे ऐसे के बोल रहा है। लेकिन टाइम यहाँ पे 11-12 बज गया, अभी तक निकला नहीं सुबह से। जी। कब आपका भाई कितना दिन पहले गायब हुआ था? 21 तारीख रात में। 21 तारीख को गायब हुआ था। जी। आज आपका 1 तारीख है। हाँ 1 तारीख है। 11 दिन हो गया। जी। तो मतलब अब तक मामले की उद्भेदन नहीं हुई है? कुछ भी पता नहीं चला सर। आपके भाई काम क्या करते थे? वेल्डिंग मिस्त्री है सर। वेल्डिंग मिस्त्री है। गाँव का नाम? गाँव का नाम लारा फुलवारी, वार्ड नंबर 2। किशनगंज बिहार से सीनियर संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां सदर प्रखंड की पेशारार, देदरिया और भुसूर पंचायतों के ग्रामीणों ने रिचू घुटा गांवों में बैठक कर हिंडाल्को बॉक्साइट साइडिंग एवं डीवीसी कंपनी के प्रस्तावित कोयला साइडिंग परियोजना का विरोध जताया। बैठक की अध्यक्षता विधायक प्रतिनिधि पवन कुमार ने की। उन्होंने कहा कि हिंडाल्को पिछले 70 वर्षों से क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन आज भी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने मांग की कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार और क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना किसी भी नई परियोजना का कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 9 जून को एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 5000 ग्रामीण शामिल होकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर स्थानीय हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। आप लोग बैठे हुए हैं? तो हम लोग का वही है जो अभी बॉक्साइट वाला कंपनी चल रही है, फिर अभी जो कोयला वाला जो खुलने वाला है, तो उसमें हम लोग को बहुत सारा परेशानी होगा और हो भी रही है। अभी बॉक्साइट वाला से धूल बहुत हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हम लोग उसमें हम लोग को अभी बोले तो उसके लिए हम लोग को कुछ सुविधा नहीं है, जैसे हॉस्पिटल भी नहीं है और शिक्षा का भी व्यवस्था नहीं दिए हैं। और जैसे अभी बीमार भी होते हैं हम लोग, तो हम लोग के लिए एक भी एम्बुलेंस का भी व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग का वही निवेदन रहेगा कि वो चीज़ का सारा चीज़ का व्यवस्था किया जाए हम लोग के लिए, और सारा जनता के लिए, हम लोग का तीनों पंचायत का जनता के लिए व्यवस्था किया जाए। व्यवस्था नहीं किया जाता है तो क्या व्यवस्था नहीं किया जाएगा तो फिर उसके लिए फिर चक्का जाम भी किया जाएगा, फिर हम लोग और आगे तक जाएंगे। क्या नाम है? रीना देवी। यहाँ 3 पंचायत के जनता, आम जनता मजदूर यहाँ उपस्थित हैं, देदरिया, पेशरार और भुसूर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ हिंडाल्को कंपनी द्वारा लगभग 70 सालों से बॉक्साइट का ढुलाई रिचू घुटा साइडिंग के माध्यम से किया जाता है। और बॉक्साइट यहाँ का प्लांट रेणुकूट में यूपी में लगा हुआ है। 70 सालों से यहाँ के लोग सिर्फ धूल खाने के लिए मजबूर है। अभी तक हिंडाल्को कंपनी के द्वारा
ना कोई शिक्षा की व्यवस्था कराया गया है, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था कराया गया है, ना बिजली, पानी, सड़क, किसी तरह का कोई आम पब्लिक के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराया गया है। यहाँ के लोग सिर्फ धूल खाने के लिए मजबूर हैं। और अभी फिलहाल में डीवीसी कंपनी के द्वारा रिचीगुटा एकदम घनी आबादी वाला क्षेत्र में कोयला साइडिंग बनाया जा रहा है, जो घनी आबादी क्षेत्र से होकर कोयला लाएगा और यहाँ से रेलवे में लोडिंग करके बाहर ले जाएगा। तो यहाँ की जनता, तीनों पंचायत की जनता काफ़ी त्रस्त हो गया है। काफ़ी दिनों से धूल खाते खाते सभी लोग परेशान हैं। दोनों कंपनी को हम लोग इस बैठक के माध्यम से आगाह करते हैं कि आप अपना साइडिंग घनी आबादी क्षेत्र से कहीं और ले जाए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर में कहीं बना ले। और हिंडाल्को कंपनी स्कूल की व्यवस्था यहाँ कराए, हॉस्पिटल की व्यवस्था कराए, सड़क की व्यवस्था कराए, बिजली पानी की व्यवस्था कराए। अन्यथा 9 तारीख को हम लोग तीनों पंचायत से एक व्यापक बैठक रखे हैं, जिसमें लगभग 5000 लोग उपस्थित होंगे। उसके बाद हम लोग सड़क में उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर निरसा से है, जहां मैथन में वाईएसी क्लब द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन कार्यक्रम में धनबाद के मेयर संजीव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दौड़ प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में मेयर ने कहा कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और खेल व फिटनेस न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत करते हैं। मेयर ने युवाओं को नशामुक्त, स्वास्थ्य और अनुशासित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में युवा, खेल प्रेमी तथा स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन में फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी किया गया। बड़े ही अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से ये कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि लोगों को खेल के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक रखना चाहिए और इससे सामाजिक रूप से हर स्तर पर सभी समाज के लोगों से भी एक जुड़ने का मौका मिलता है। तो ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है और इससे एक अच्छा संदेश चला जाए। निरसा से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग सौरभ तिवारी के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय विभाग, पुलिस विभाग और ग्रामीण स्वावलंबन समिति के सहयोग से तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों के माध्यम से आमजन को तंबाकू और अन्य नशों के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में जानकारी दी गई और स्वस्थ नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा पुलिस ग्राउंड बच्चों ने तंबाकू छोड़ो, जीवन छोड़ो और स्वस्थ युवा सशक्त भारत जैसे नारों के साथ जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी पहुंचाकर स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त समाज के निर्माण में जन सहभागिता बढ़ाना था। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैका तहसील के ढोंडगांव स्थित श्री विठुल मंदिर संस्थान में 54 वर्षों से निरंतर चली आ रही श्रीमद् भागवत सप्ताह परंपरा इस साल भी श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुई। यह आयोजन 23 मई से 30 मई 2026 तक आयोजित किया गया। धर्म, भक्ति और संस्कृति के इस अद्भुत संगम में प्रसिद्ध भागवताचार्य पूज्य विश्वास महाराज गोंदीकर ने अपनी ओजस्वी और मधुर वाणी से श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। ये परंपरा पिछले 54 वर्षों से रमेश माधव साहू जी के सौजन्य जारी है। उनके निधन के बाद उनके धर्मपत्नी रूपा रमेश साहू जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। भागवत सप्ताह की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें प्रथम पूजा का मान हितेश सदावर्ते और सौभाग्यवती पूर्वा सदावर्ते को प्राप्त हुआ। इस धार्मिक आयोजन की विशेषता ये भी रही कि शादी के बाद अपने मायके गई बेटियां भी इस अवसर पर लौटकर कथा में सहभागी बनी, जिससे ये आयोजन धार्मिक के साथ साथ सामाजिक मिलन का भी केंद्र बन गया। समापन अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे गांव में भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। शेषराज भागवत जालना वयाच्या 21व्या वर्षीपासून भागवत सप्ताहाला आरंभ केला। 7 पिढ्यापासून आमच्या घराण्यामध्ये भागवत कथेची परंपरा चालू आहे। माझी 7वी पिढी आहे। माझे वडील शेष महाराज भागवत, त्यांचे वडील श्रीधर महाराज
अशी आमची 7 पिढ्याची परंपरा आहे. डोणगाव येथे गेल्या 54 वर्षापासून दरवर्षी आषाढ महिन्यात भागवत कथा असते. भागवत कथेतून समाज प्रबोधन, आपल्या सनातन वैदिक धर्माचं त्या ठिकाणी समाजाला जाण करून देणे, त्याचबरोबर संस्कृतीची ओळख करून देणे, असं या भागवत सप्ताहातून आमचं पिढ्यानपिढ्या कार्य चालत आलेलं आहे. आजच्या या नवीन डिजिटल संस्कृतीमुळे जो काही आपल्या धर्मामध्ये विकृती निर्माण होते आणि विकृत कथा समाजामध्ये पसरवल्या जातात, त्याच्यापासून समाजाला कसं जागृत करायचं आणि मूळ भगवंताच्या कथा कशा आहेत, प्रभू रामचंद्र श्रीकृष्ण यांनी अवतार घेऊन आपल्या गृहस्थ जीवनाचे आदर्श आणि नीतिमत्ता कशी सांभाळली, जेणेकरून की मनुष्य समाज हा जास्तीत जास्त सुख व्हावा, हे त्यांचे आदर्श समाजासमोर सदैव वारंवार मांडल्यामुळे समाज हा जो विखुरला होता तो एकत्रित येत आहे. माणूस म्हणून कसं व्हावं हे सांगणारे जर कोणते ग्रंथ असतील तर महाभारत, श्रीमद भागवत, रामायण हेच ग्रंथ त्या ठिकाणी माणूस घडवू शकतात. आणि आज या समाजाला याची नितांत गरज आहे. पण या डिजिटल संस्कृतीमुळे वेगवेगळ्या कथांना विकृत रूप देऊन समोर मांडण्यात चाललंय. त्याच्यामुळे मूळ ज्या कथा आहेत आणि त्या कथेचा जो गर्भित अर्थ आहे, त्या कथेतून व्यासाला जगाला काय उपदेश द्यायचा आहे हे जगापर्यंत पोहोचणं जास्त आवश्यक आहे. त्याच्याशिवाय खऱ्या अर्थाने हिंदू हा संघटित आणि एकत्रित होणार नाही. आणि जोपर्यंत तो संघटित आणि एकत्रित होणार नाही तोपर्यंत तो त्या ठिकाणी निर्भय होणार नाही. नाही तर हिंदूला संपवायला सगळे जण टपून बसलेले आहेत. हिंदूला जर कायम राहायचं असेल तर त्याला संघटित होणं हा एकमेव मार्ग आहे आणि हेच भागवत सांगते. आज हम डोनगांव आए हुए हैं भागवत सुनने के लिए. हमारे पिताजी ने 54 साल पहले ये भागवत की परंपरा यहाँ चालू की है और भागवत सुनने से, कृष्ण लीला सुनने से मन को बहुत शांति सुकून मिलता है. हमें बहुत भागवत सुनने में बहुत ही आनंद आता है. ये तो पहले तो डोनगांव मेरा मायका है, मायके आने भी हुआ और ये कृष्ण लीला सुनने से मन को परम संतोष मिला. डोंडगांव बुल्ढाना से सीनियर संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट. लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर छिबरामऊ नगर में पाल समाज के तत्वाधान में भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया. रैली में सैकड़ों महिलाओं, युवाओं, समाज के विभिन्न वर्ग उत्साह पूर्वक भाग लिया. पारंपरिक वेशभूषा में शामिल महिलाओं ने रैली में विशेष आकर्षण का केंद्र बनी. कार्यक्रम के दौरान छिबरामऊ नगर पालिका चेयरमैन मनोज दुबे ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित. सभासद हिमांग त्रिपाठी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर युवाओं, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री, तिरवा विधायक कैलाश राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ओमकार शाक्य सहित अनेक जनप्रतिनिधि. रैली शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुई. पूरे मार्ग पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ. कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही. बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ.